रामू, ये छत ये हवा के साथ उड़ सकती है? सीता, अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। पापा, क्या हम इस ठंड में बच पाएंगे? अगर इस बार ठंड ज्यादा रही तो कुछ करना ही होगा, नहीं तो। एक गरीब परिवार, एक टूटी झोपड़ी और एक रात जो सब कुछ बदल सकती है। क्या वे बच पाएंगे या ठंड की ताकत उन्हें हराएगी? उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भीलपुर में कहानी शुरू होती है, जहां खेती तो होती है पर पेट नहीं भर पाती, जहां लोग मिलकर जीते हैं पर सर्द रातें उन्हें अकेला कर देती हैं। गांव के चारों ओर घना जंगल फैला हुआ है और बीच में कुछ टूटी फूटी झोपड़ियां खड़ी हैं। इन्हीं टूटी झोपड़ियों में से एक में गुजर बसर करता है रामू, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। रामू, ये देखो, कल से हवा और भी तेज हो गई है। अगर हमारी झोपड़ी ऐसे ही रही तो क्या होगा? मरम्मत करवाने के लिए 400 रुपए चाहिए। जेब में अभी सिर्फ 70 है। क्या करूं सीता? बाबा, स्कूल वाले बोले थे फीस जमा करनी है, वरना किताबें वापस करनी होंगी। फीस? पहले पेट भरे या फिर ये फीस जमा कराएं? और अब ये सर्दी तो जैसे जान ही ले लेगी। कभी कभी सोचती हूँ शहर चले जाए, शायद वहां जाकर अपनी किस्मत बदल जाए। पर अपना वहां भी कौन अपना है सीता? फिर भी एक उम्मीद है कि शायद कल कुछ बदल जाए। अम्मा, अगर भगवान है तो मदद क्यों नहीं करते? क्योंकि बेटा, भगवान बस इम्तिहान लेते हैं और हमारा इम्तिहान शायद अभी बाकी है। अगर इम्तिहान है तो पास होने की ताकत भी दे देना। सुना, ठंड अभी शुरू भी नहीं हुई और झोपड़ी जवाब दे रही है। आज रात कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। कल नहीं, अभी। नहीं तो सुबह शायद हमारी आवाज कोई सुनने वाला नहीं बचेगा। उस सर्द रात में जहां हवा चाकू की तरह चुभ रही थी और झोपड़ी हर झोंके के साथ करा रही थी, रामू और उसका परिवार नहीं जानता था कि असली ठंड तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी आहट तक किसी ने नहीं सुनी थी। उस सर्द रात में जहां हवा चाकू की तरह चुभ रही थी और झोपड़ी हर झोंके के साथ कराह रही थी, रामू और उसका परिवार नहीं जानता था कि असली ठंड तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी आहट तक किसी ने नहीं सुनी थी। झोपड़ी में पूरा परिवार सो रहा है, बच्चे माँ की बाहों में, रामू पास ही एक फटी रजाई में लिपटा हुआ। रामू, रामू सुनो! ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है छत हिल रही है। अरे सो जाओ। क्या तुम भी ना? पुरानी झोपड़ी है, हवा लगी होगी। अरे नहीं रामू, उठो ना, मुझे डर लग रहा है। छत तो सच में कांप रही है। अरे देवा, बांस टूट रहा है। बाबा, छत गिर जाएगी क्या? ना बेटा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, तू डर मत। झोपड़ी का आधा हिस्सा जोर से टूटता है। छत की खपरेल, सूखे पत्ते और मिट्टी नीचे गिरते हैं। तेज हवा एक झोंके में अंदर दाखिल हो जाती है।
बच्चों को संभालो, जानी। ये कैसी हवा है? ऐसा तूफान तो हमने कभी नहीं देखा। वह ऊपर देखता है। छत का आधा हिस्सा गायब है और काली रात उनके सिर के ऊपर खुली खड़ी है। रामू, ये सिर्फ तूफान नहीं है, कुछ और है, कुछ बहुत डरावना। सीता, तुमने सुना? ये हवा नहीं थी, कोई। छत तो टूट गई थी, पर उसी के साथ टूटी थी उनकी रात की शांति भी। अब ठंड सिर्फ ठंड नहीं थी, एक चेतावनी थी, और जो आवाज हवा में गूंज रही थी वो आने वाले तूफान का सिर्फ पहला संकेत था। रात किसी तरह कट गई, पर ठंड ने उनके हौसले को बर्फ की तरह जमा दिया था। सुबह की पहली किरण नहीं, पहली चिंता आई। अब क्या होगा? रामू आंखें मलता है। बच्चों को कांपते देखकर उसके दिल में दर्द उठता है। सीता उनकी फटी रजाई और पास में रखे ठंडे चूल्हे को देखती है। रामू, ये झोपड़ी अब रहने लायक नहीं बची। कुछ करो, नहीं तो ये ठंड बच्चे ले डूबेगी। आज ही जमींदार के पास जाता हूँ, शायद वो कुछ मदद कर दे। रामू फटे कपड़ों में कांपते हाथों के साथ हवेली के बाहर पहुंचता है। दरवाजे पर 2 चौकीदार खड़े हैं। जरा जमींदार जी को बुला दो, बहुत जरूरी बात है। क्या है रामू, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है? साहब, रात छत टूट गई, बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। अगर थोड़ी मदद हो जाती तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती मालिक। मैंने यहाँ क्या कोई धर्मशाला खोल रखी है? जा यहाँ से। तेरे जैसे लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह मुंह उठाकर। ऐसा मत बोलिए मालिक, दया कर दीजिए, बस थोड़ी सी मदद कर दीजिए। कहा ना, निकल। मदद चाहिए तो कहीं और जा। रामू उदास, टूटा हुआ, ठंडी हवा में बैठा है। आंखें नम, शरीर कांप रहा है। और तभी रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने दूर से देखा तो गिर गया। गोपाल, छत टूट गई, जमींदार ने अपमान करके भगा दिया। अब घर कैसे बनाऊं? बच्चों को कैसे बचाऊं इस ठंड से? अरे रामू, चल उठ, चलते हैं। तू अकेला नहीं है, हम मिलकर कुछ न कुछ करेंगे। अभी चल, पहले तेरे घर चलते हैं। मदद तो मिल गई थी, दोस्ती की गर्माहट भी मिल गई थी, पर जंगल से आई उस अनजानी आवाज ने रामू और गोपाल के दिल में एक नया डर बो दिया। अब ठंड सिर्फ ठंड नहीं रही, एक रहस्य बन चुकी थी, और ये रहस्य दोनों को अपनी ओर बुला रहा था। झोपड़ी के सामने पहुंचते ही रामू और मोहन रुक जाते हैं। रात की बर्फ गिरी हुई है, लेकिन भीतर कुछ और भी टूटा पड़ा है। झोपड़ी की दीवार पर ऐसे निशान बने हैं जैसे किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की हो। रामू, ये तो हवा से नहीं टूटा। ये देख, लकड़ी अंदर की तरफ धसी है। क्या? इसका मतलब कोई आया था रात में? हम तो अंदर ही सो रहे थे, फिर ये कैसे? भाई, यह कोई और भी था कल रात, और वो सिर्फ तूफान नहीं था। मोहन एक और गहरा निशान देखता है, जैसे किसी भारी चीज ने दरवाजे पर जोर से धक्का मारा हो। ये क्या हो सकता है मोहन? चोर, जानवर या कोई आदमी? अगर चोर होता तो कुछ सामान तो ले जाता। अगर जानवर होता तो पैरों के निशान होते। तो फिर कौन? क्या तुमने भी सुना? हाँ, कोई है यहाँ। रुको, मैं देखता हूँ। मोहन धीरे धीरे
टूटी झोपड़ी के पीछे की ओर बढ़ता है। रामू पीछे पीछे, लेकिन दिल धड़कते हुए। हवा में एक अजीब बेचैनी है, जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। मोहन, उधर कुछ हिला। कौन है वहां? बाहर आओ। झाड़ियों से कोई नहीं निकलता, बस पत्तों की सरसराहट और एक भारी सांस जैसी आवाज। रामू, ये मामला ठीक नहीं लग रहा। किसी को बताना पड़ेगा। ये सिर्फ तूफान का मामला नहीं है। पर किसे बताएं? जमींदार तो सुनता नहीं और गांव वाले अपनी अपनी मुसीबत में फंसे हैं। किसी ने तेरे घर पर नजर रखी थी कल रात, और वो वापस आ सकता है। जब दोनों वापस मुड़ते हैं तो रामू के टूटी दीवार पर ताजा खरोंच जैसा एक नया निशान दिखता है, जो अभी कुछ देर पहले वहां नहीं था। अगले ही दिन रामू की झोपड़ी पर हुए हमले की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। पर जो बात सबसे ज्यादा खटकती है वो है एक ही रात में 2 और घरों में तोड़फोड़। अरे मैंने अपनी ही आंखों से देखा, कोई काला सा आदमी भाग रहा था। काला आदमी कहाँ था? वो तो पगड़ी पहने था, जैसे किसी बड़े घर का नौकर हो। मुझे तो इसमें कोई चाल लगती है। सब चुप हो जाते हैं। सुना है उस आदमी के हाथ में कोई भारी सा औजार भी था, चमक रहा था अंधेरे में। और मेरे घर के बाहर मिट्टी पर अजीब निशान थे, जैसे कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा हो। रात भर कुत्ते भौंकते रहे। कुछ तो था गांव में जो दिखा नहीं, पर घूम रहा था। रामू, ये गांव वाले कुछ जानते हैं, पर बोलने से डरते हैं। तो फिर किससे उम्मीद करूं? बेटा, तेरी झोपड़ी पर हमला ये पहली बार नहीं हुआ। सालों पहले भी ऐसे हमले हुए थे, और उसके पीछे कोई बड़ा हाथ था। क्या मतलब? सच्चाई जाननी है तो पुरानी हवेली में जाना पड़ेगा, जहां से ये खेल चलता है। पर बाबा, आप ये सब पहले क्यों नहीं बोले? क्योंकि जिन्होंने आवाज उठाई थी वो अब इस गांव में नहीं रहते। क्या वो लोग कहीं गायब हो गए? गायब नहीं बेटे, गायब कर दिए गए। रामू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पुरानी हवेली उसकी है। हवा में पुरानी लकड़ियों की गंध है, और हवेली के टूटी दीवारों में बसे अंधेरे जैसे किसी राज को छुपाकर बैठे हों। हवेली बाहर से भव्य, पर अंदर से वीरान और टूटी, जैसे 2 चेहरे हों। रामू और मोहन छुपते छुपाते हवेली के पीछे तक पहुंचते हैं। हर कदम पर चरमराती टहनी, हर सांस पर बढ़ती बेचैनी। रामू, संभल कर। किसी को पता चल गया तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा मोहन, ये सब आखिर हो क्यों रहा है? अचानक एक खिड़की के पर्दे के पीछे परछाई हिलती है। कोई उन दोनों को देख रहा है, लेकिन चेहरा अंधेरे में गुम है। सुन, उस खिड़की के पीछे कोई है। उनकी नजरें एक दिशा पर टिक जाती हैं। धीरे धीरे खिड़की की दरार से एक कागज बाहर फेंका जाता है। ठंड जैसे एक पल को रुक जाती है। आज रात नदी के किनारे मिलना। सच्चाई जानना चाहते हो तो अकेले आना। ये किसने लिखा? जो भी है, तू अकेला नहीं जाएगा। मरना जीना साथ है हमारा। खिड़की के पीछे से एक टूटती फूटती फुसफुसाहट आती है। भागो, वो लोग आ रहे हैं। रामू और मोहन एक पल भी नहीं सोचते। दोनों तुरंत पास की दीवार के पीछे छुप जाते हैं।
किसी ने यहाँ कागज गिराया था? किसी ने देखा है क्या? जमींदार कह रहा था, गांव वालों को सबक सिखाना है। बहुत जबान खुल रही है आजकल। आज रात सफाई कर देंगे, फिर कोई सवाल नहीं पूछेगा। सुना तूने? ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं। मोहन, ये लोग मुझे मार भी सकते हैं क्या? रामू और मोहन के चेहरों पर डर की परछाइयां उभर आती हैं, पर उसी डर के बीच एक छोटी सी उम्मीद भी जन्म लेती है कि सच्चाई जानने का रास्ता अब बस शुरू ही हुआ है। रात अपने पूरे सन्नाटे के साथ फैली हुई है। ठंडी हवा पानी की लहरों को थपथपा रही है, जैसे रात खुद कोई राज छिपाने की कोशिश कर रही हो। रामू नदी किनारे अकेला खड़ा है। उस कागज में लिखे एक एक शब्द उसके कानों में गूंज रहे हैं। दूर झाड़ियों में मोहन छुपा है। उसकी आंखें हर हरकत पर टिकी हैं। अचानक सूखी पत्तियों पर कुछ कदमों की आहट। रामू पलटकर देखता है। अंधेरे से एक बूढ़ी महिला धीरे धीरे बाहर आती है और हर कदम पर दर्द, जैसे किसी ने उसे खामोशी में पीट कर छोड़ दिया हो। तुम रामू हो? जी, आपने ही बुलाया था। तुम्हारे घर पर हमला जमींदार ने करवाया है। क्या? लेकिन क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्योंकि जहां तुम्हारी झोपड़ी है, वहीं से उसकी काली कमाई की एक गुप्त सुरंग गुजरती है। सुरंग? हाँ, नकली दवाइयाँ, गैर कानूनी शराब और हथियार सब उसी रास्ते से निकलते हैं। और तुम्हारा घर उस रास्ते में दीवार की तरह खड़ा है। इसलिए वो चाहता है कि या तो तुम यहाँ से भाग जाओ या फिर। झाड़ियों के पीछे खड़ा मोहन अब खुद को रोक नहीं पाता। वो बाहर कूद आता है। बस बहुत हो गया। किसी एक गरीब की जिंदगी उसकी कमाई की राह में आ गई तो वो उसे मिटा देगा? नहीं, अब ये खेल खत्म होगा। बोलो मत। जमींदार के लोग हर ओर फैले हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैंने तुमसे बात की है तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भागो, वो लोग आ रहे हैं। अगर पकड़े गए तो आज रात कोई नहीं बचेगा। रामू और मोहन एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में डर भी है और पहली बार बगावत की चिंगारी भी। रात के सन्नाटे में तीनों की सांसें तेज हो जाती हैं और परछाइयां उनके पीछे पीछे सरकती हैं, जैसे मौत खुद उनका पीछा कर रही हो। जमींदार की हवेली में उस रात एक बेचैन हलचल थी। खिड़कियों में टिमटिमाती रोशनी, आंगन में घूमते पहरेदार और अंदर जमींदार गुस्से में अपनी छड़ी पटकता हुआ। उसे खबर मिल चुकी थी, उसकी गुप्त सुरंग का राज खुल चुका है। उसके चेहरे पर खतरनाक सन्नाटा है। वो शब्द नहीं बोल रहा, बस हाथ की एक इशारा करता है और उसके दो आदमियों को समझ आ जाता है कि अब रामू जिंदा नहीं बचेगा। आज काम खत्म कर देंगे। जमींदार ने साफ कहा है, रामू की आवाज हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था, आज गांव पहले जैसा नहीं रहा। आज पहली बार गांव वालों की आंखों में डर की जगह अग्नि थी। बस, ये गांव अब तुम्हारी तिजोरी नहीं है। किसी की जमीन, किसी की जिंदगी अब तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगी। जैसे ही मोहन बोलता है, पीछे से एक एक करके गांव वाले आगे आते जाते हैं।
किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में हल्का फाल और किसी की मुट्ठियां ही हथियार बन चुकी हैं। रामू को हाथ लगाया तो पहले हमें पार करना होगा। काफी सालों से सहा है, आज नहीं सहेंगे। जमींदार की तानाशाही अब खत्म। भीड़ बढ़ती जा रही थी और जमींदार के आदमी पीछे हटते जा रहे थे। गांव का डर आज टूट चुका था। आज पहली बार गांव ने खुद को एक आवाज, एक ताकत समझा था। सूरज की पहली किरणें भीलपुर के पक्के रास्तों पर पड़ रही थी, पर आज का सवेरा साधारण नहीं था। आज पंचायत के सामने पूरा गांव इकट्ठा था। रामू, मोहन और वो घायल बूढ़ी महिला सब जमींदार के गुनाहों के सामने खड़े थे। और फिर पुलिस की जीप का शोर पूरे गांव में गूंजता है। जांच पूरी हो चुकी है। हवेली के नीचे मिली सुरंग में नकली दवाइयां, शराब और हथियार मिले हैं। तुम पर अवैध कारोबार, हत्या की कोशिश और गांव वालों को धमकाने के आरोप लगे हैं। तुम गिरफ्तार हो। कितना डराया था हमें, सोचा भी नहीं था सच कभी बाहर आएगा। तेरी हिम्मत ही तो वजह बनी रामू। उस ठंड की रात जब छत उड़ी थी, वही रात हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। आज इतने सालों बाद हमारी जुबान खुली है बेटा, और तुम्हारी वजह से खुली है। पंचायत के चौक में खड़े गांव वाले पहली बार राहत की सांस लेते हैं। डर की जगह विश्वास और टूटे घर की जगह एक नई उम्मीद खड़ी थी। रामू, तुम्हारी हिम्मत से कई जानें बच गईं। अगर तुम ना होते, ये सुरंग आज भी चल रही होती। ठंड का कहर भले तेज हो, पर इंसानों की हिम्मत और एकता उससे कहीं ज्यादा गर्म और मजबूत होती है। भीलपुर अब बदल चुका था, जहां एक टूटा घर नई शुरुआत की नींव बन गया। रामू का घर अभी भी बनना बाकी था, पर उसके सपने अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे।